हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी का एक सबसे डिमांडिंग टॉपिक, लोटका वोल्ट्रा कंपटीशन मॉडल। बहुत आसान सा टॉपिक है, लोटका वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल। बेसिकली हमें इस टॉपिक के अंदर क्या चीज समझनी होती है। जब कभी भी कोई दो अलग अलग कॉम्पिटिटर्स एक साथ रहते हैं, चाहे वो दो इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो दो पॉपुलेशंस हों, तो दोनों के दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाला जाता है। अब वो नेगेटिव इफेक्ट के कारण दोनों की ही ग्रोथ जो होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। बस उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लोटका एंड वोल्ट्रा ने एक मैथमेटिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया, और उसी मैथमेटिकल अप्रोच को हम लोटका वोल्ट्रा मॉडल बोलते हैं। तो इस मॉडल को समझने के लिए हमें कुछ सिंपल चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी, और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे समझते जाइएगा। बड़ी आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अभी अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस मॉडल को समझने के लिए दो स्पीसीज की जरूरत पड़ेगी जिनके बीच हम कंपटीशन कराने वाले हैं। तो हमारे पास में लेट्स एज्यूम एक स्पीसीज वन है, और लेट्स एज्यूम कि एक स्पीसीज टू है। दो स्पीसीज हो गई। अब ये जो स्पीसीज वन है, मान लीजिए कि ये है माइस स्पीसीज, और ये टू है वो मान लीजिए रैबिट स्पीसीज है। रैबिट स्पीसीज, स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू, दोनों की दोनों स्पीसीज जब एक दूसरे से कंपटीशन करेंगी तो माइस की वजह से रैबिट की ग्रोथ कैसे इफेक्ट होगी, और रैबिट की वजह से माइस की ग्रोथ कैसे इफेक्ट होगी, बस उसी को लेकर के ये टॉपिक है। चलिए बात करते हैं। हमें इस टॉपिक के अंदर दो टाइप की कंडीशंस के ऊपर भी ध्यान देना होता है। हमारे पास में एक कंडीशन है, कंडीशन वन, और कंडीशन वन हम मान लेते हैं कि ये दोनों की दोनों स्पीसीज दो अलग अलग हैबिटाट में रहती हैं। ये दोनों अलग अलग हैबिटाट में रहेंगी, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो एक दूसरे के साथ ये कंपटीशन भी नहीं करेगी। कंपटीशन नहीं करेगी तो इनकी ग्रोथ रेट पर खुद का ही इफेक्ट होगा, दूसरे का इफेक्ट नहीं होगा। चलिए बात करते हैं। कंडीशन वन है व्हेन बोथ स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट और सेपरेट हैबिटाट, डिफरेंट हैबिटाट, दोनों स्पीसीज डिफरेंट हैबिटाट के अंदर रहती हैं। चलिए देख लेते हैं। सपोज कि ये कोई गार्डन है, और इस गार्डन के अंदर हमने स्पीसीज वन को रखा। ये हो गया हैबिटाट वन, और हैबिटाट वन में स्पीसीज वन है, ये इसके मेंबर्स हैं, माइस है ये, ठीक है, ये स्पीसीज वन है। लेट्स सपोज कि यहां से काफी दूर दूसरी सिटी में मान लीजिए, दूसरे एरिया में मान लीजिए, ये हैबिटाट टू बनाया, सेकंड गार्डन है, और इस गार्डन के अंदर हमने स्पीसीज टू को रखा। लेट्स से कि ये रैबिट्स है, राइट। ओके, अब अब हमको इन दोनों स्पीसीज की ग्रोथ रेट चेक करनी है। जब हम इन दोनों स्पीसीज की ग्रोथ रेट चेक करेंगे तो वो किस तरीके से आएगी। ग्रोथ रेट कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, तो पहले हम वो चीजें एज्यूम कर लेते हैं। जैसे
कोई भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट सबसे पहले इस बात पे डिपेंड करती है कि उस हैबिटाट में पॉपुलेशन के लिए कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कि वो हैबिटाट कितने मेंबर्स को फूड प्रोवाइड करा सकता है और कितने मेंबर्स को वो स्पेस प्रोवाइड करा सकता है। दैट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। मान लीजिए कि ये जो हैबिटाट 1 है, इस हैबिटाट 1 में मैक्सिमम 100 माइस रह सकते हैं, मैक्सिमम 100। इट मींस कि स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी, इसको मैं K1 लिख दूं। K1 का मतलब फर्स्ट स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी 100 है। सॉरी, इस हैबिटाट में मैक्सिमम 100 माइस रह सकते हैं। अब कैरिंग कैपेसिटी के कंपैरिजन में पॉपुलेशन साइज एक्चुअली कितने मेंबर्स हैं, एन क्या होता है, एन होता है पॉपुलेशन साइज, वो कितना है। लेट्स सपोज कि यहां पे 60 माइस है, तो पॉपुलेशन साइज क्या हो गई, 50 हो गई। अब इसके बाद एक और पैरामीटर मैटर करता है, आर, बायोटिक पोटेंशियल। हमें इस टॉपिक में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन फॉर्मूला समझना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, एक बार आर की वैल्यू 1 मान लेते हैं, ताकि अपनी कैलकुलेशन सिंपल सी रहे, जो फॉर्मूला है वो इजी से हमें समझ में आए। तो क्या हुआ, माइस स्पीसीज अपने हैबिटाट के अंदर 60 मेंबर्स के साथ प्रेजेंट है, इनकी आर की वैल्यू 1 है और हैबिटाट मैक्सिमम 100 मेंबर्स को सपोर्ट कर सकती है, तो कैरिंग कैपेसिटी 100 है। अब इसी तरीके से दूसरी हैबिटाट में चलते हैं। एक बार के लिए समझने के लिए लेट सपोज कि कैरिंग कैपेसिटी दूसरी स्पीसीज की भी 100 है। एक बार मान लेते हैं कि वो दूसरा गार्डन या दूसरा हैबिटाट मैक्सिमम 100 रैबिट को खाना खिला सकता है और मैक्सिमम 100 रैबिट्स को वो स्पेस प्रोवाइड करा सकता है, तो कैरिंग कैपेसिटी मान लेते हैं 100 है। लेट सपोज कि अभी के टाइम पर यहां पर 40 रैबिट्स हैं, तो पॉपुलेशन साइज क्या हो गया, 40 हो गया। और अब इसकी भी आर की वैल्यू 1 मान लेते हैं। अपने को कौन सा कोई कैलकुलेशन करना है या अपन कोई रियल एग्जांपल तो ले नहीं रहे हैं, समझने के हिसाब से ले रहे हैं। तो लेट सपोज आर की वैल्यू यहां पर 1 हो गई। इतनी बातें हो गई दिमाग में। हमने एक कंडीशन ली, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बोथ स्पीसीज आर ग्रोइंग सेपरेटली, बोथ स्पीसीज आर प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटाट्स, बोथ स्पीसीज आर लिविंग इन सेपरेट और डिफरेंट हैबिटाट्स। इन दैट कंडीशन हैबिटाट 1 के अंदर जो स्पीसीज 1 है, उस स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी, उस स्पीसीज की पॉपुलेशन साइज और उस स्पीसीज की आर की वैल्यू, इन तीनों पे डिपेंड करेगी कि स्पीसीज 1 की ग्रोथ कितनी हो सकती है। सिमिलरली हैबिटाट 2 के अंदर सेकंड स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी, मतलब हैबिटाट कितनों को सपोर्ट करती है, उसके बाद में वास्तव में कितने मेंबर्स है वहां पे, एंड देन आर की वैल्यू क्या है। तो चलिए अब एक सिंपल सी लाइन है वो लिख लीजिए आप। लिखिए, लिखिए, व्हेन द स्पीसीज आर ग्रोइंग इन सेपरेट हैबिटाट्स, when the species are growing in separate habitats, their growth depends upon their own carrying capacity, their own population size, and their own biotic potential, that is small r. When the species are growing in separate habitats, their growth depends on their own population size, their own carrying capacity, and their own biotic potential. So अब लिखिए, ग्रोथ फॉर स्पीसीज 1, स्पीसीज 1 की ग्रोथ क्या होगी, dn बाई dt इक्वल्स टू rn k माइनस n
बाई के, यही तो अपन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब फर्स्ट स्पीसीज के लिए है तो सब जगह 1 1 1 1 1 लगा दो, तो ये क्या बन गई, फॉर फर्स्ट स्पीसीज, ग्रोथ फॉर फर्स्ट स्पीसीज। अब बात करते हैं सेकंड स्पीसीज के बारे में। ग्रोथ फॉर स्पीसीज 2 सिंपल है, रेट तो सेम, मतलब फॉर्मूला तो सेम रहेगा, और अब खुद की आर वैल्यू, खुद की एन वैल्यू, खुद की के वैल्यू, इसी पे तो डिपेंड करेगी सारी की सारी, तो सब जगह पे 2 2 2 2 2 2 लगा दो। अभी तक अपन ने कुछ भी चेंज नहीं किया है, अभी तक सिंपल जो चीज थी वही लिखी है। तो ये हुआ हमारे पास, when both species are growing in separate habitat, their growth rate would depend upon their own parameters, खुद के पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। क्लियर है? अब लेते हैं हमारी सेकंड कंडीशन, कंडीशन 2। कंडीशन कंडीशन 2 में हम एक काम करते हैं, दोनों के दोनों स्पीसीज को एक साथ लेके आते हैं। ठीक है, तो कंडीशन है when both species are growing or living or present in same habitat। यही तो है मेन चीज। तो अब एक अपन कॉमन हैबिटाट बना लेते हैं, उस कॉमन हैबिटाट में कैसे क्या रहेगा सारी चीजें चेक करते हैं। हमारे पास लेट सपोज कि ये एक हैबिटाट है, कॉमन हैबिटाट है। इस कॉमन हैबिटाट में हमें स्पीसीज 1 भी रखनी है, स्पीसीज 2 भी रखनी है। लेट सपोज कि ये स्पीसीज 1 के मेंबर्स हैं, और अब उसके बाद जो मैं बातें बताऊंगा आपको, उसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना है। ये स्पीसीज 2 के मेंबर्स हैं, दोनों स्पीसीज के मेंबर्स एक साथ आ गए। ठीक है, नाउ अब हम एक बार इनके पैरामीटर्स की फिर बात करते हैं, क्योंकि यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें समझनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीसीज 1 के कितने मेंबर्स को हैबिटाट सपोर्ट करती है, दैट इज K1। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लेते हैं कि ये जो तीसरी हैबिटाट है वो भी मैक्सिमम 100 मेंबर्स को सपोर्ट करती है। सपोज 100 माइस के लिए यहां फूड एंड स्पेस अवेलेबल है। लेट सपोज कि अभी के लिए माइस का नंबर 70 है, 70 माइस अभी है यहां पे। लेट सपोज कि इनकी आर की वैल्यू 1 है, ये हमें वैसे यूज नहीं लेनी है बट एक बार मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए कि जो स्पीसीज 2 है, उस स्पीसीज 2 की भी कैरिंग कैपेसिटी 100 है। 100 रैबिट्स यहां आराम से रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, मस्त अपना। ठीक है, लेट सपोज कि एक्चुअल नंबर ऑफ रैबिट 40 है। सपोज 40 है, 40 रैबिट ही है, तो अभी 60 और हो सकते हैं यहां पे। एंड नाउ ये जो R2 है, एक बार के लिए मान लो 1 है। ठीक है, सो दैट अपना काम इजीली चल जाए। अब अपन बात करते हैं इन दोनों स्पीसीज के बारे में कि जब ये साथ साथ रहेंगी तो क्या होगा। यहां मैं आपको एक चीज और पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आपको कुछ चीजें जो है वो लिखवा दूंगा। हमने ये कहा कि हैबिटाट 1 में, या कोई हैबिटाट है, उस हैबिटाट में मैक्सिमम 100 माइस रह सकते हैं, और उस हैबिटाट में मैक्सिमम 100 रैबिट्स रह सकते हैं।
हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा जहां पर आपको दो अलग अलग स्पीसीज हैं, दोनों की कैरिंग कैपेसिटी सेम मिले। बट एक बार अपन तो समझ रहे हैं टॉपिक। एक ग्राफ की बात करते हैं अपन टाइम के साथ, है ना। हमें यह कहा गया कि इस हैबिटाट में मैक्सिमम 100 माइस और 100 रैबिट रह सकते हैं। इसका मतलब इस हैबिटाट में दोनों के लिए एक लिमिट है कि 100 से ज्यादा मत हो जाना आप, 100 तक ठीक है, सही है। अब एक बार सोचो, माइस कितने माने हमने? 70। हम कह रहे हैं कि भाई इस हैबिटाट में 70 माइस ऑलरेडी हैं, यानी ये N1 है, ये 70 माइस है, 70 माइस है, ठीक है। ये K1 है, K2 भी यही है, क्योंकि दोनों हमने बराबर मानी है, तो ये K1 भी है, K2 भी है। अब K1 और N1 के बीच में एक गैप है, इतना गैप, इसे क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे अपन K1 माइनस N1, K1 माइनस N1। कैसे देखो, हमें ये जो गैप है वो बता रहा है कि अभी यहां पर 70 मेंबर्स तो ऑलरेडी हैं और 70 से 30 मेंबर और जुड़ सकते हैं आगे, इतनी की जगह है अभी, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए कि हमने N2 माना है 40, तो N2 40 तो है और अभी कितनी जगह और है? 60 की जगह और है, तो ये क्या हो गया? K2 माइनस N2 हो गया ना। मतलब हमारे पास में एक पैरामीटर आया K माइनस N। ये K माइनस N हमें क्या बता रहा है? K का मतलब होता है मैक्सिमम रिसोर्सेज और N का मतलब होता है रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द पॉपुलेशन। K का मतलब है मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, N का मतलब है वास्तव में कितने मेंबर्स अभी हैं। तो जैसे 100 मेंबर हो सकते हैं पर 70 तो अभी है, तो K माइनस N का मतलब रिमेनिंग मेंबर्स। K माइनस N हमें क्या बताता है कि कैरिंग कैपेसिटी से अभी कितना नीचे पॉपुलेशन अभी है। ये हमें K माइनस N से आइडिया लगता है। K माइनस N का मतलब होता है रिमेनिंग रिसोर्सेज, रिमेनिंग रिसोर्सेज। या K माइनस N से हमें यह भी पता चलता है कि हाउ फार below the carrying capacity a population is, कि एक पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी से कितना नीचे है। मैक्सिमम तो 100 तक पहुंच सकती है पर वास्तव में कितना नीचे है, तो ये K माइनस N का वैल्यू जो है वो हमें समझ में आया। क्लियर है ये चीज? अब कुछ बातें आप सिंपल सिंपल सी नोट करें, फिर मैं आपको और चीजें बताऊंगा। लिखिए, when two species are present together, when two species are present together, they will compete with each other, they will compete with each other for the same resources, for the same resources. Next point, the K minus N defines how far below the carrying capacity a population is. Next point, when both species are present together, when both species are present together, they will negatively affect each other, they will negatively affect each other and will have a competitive effect on each other.
अब मैं आपको सारी चीज समझाता हूं, देखना इधर। जैसे सपोज हमने कहा कि ये है कोई एक हैबिटाट, और इस हैबिटाट में स्पीसीज 1 है, उसके ये मेंबर्स हैं, और लेट सपोज एक बार के लिए मैं कहूं कि इसमें स्पीसीज 2 के भी मेंबर्स हैं, दोनों मेंबर्स हैं। अब एक चीज सोचना, यहां पर इस हैबिटाट में बहुत सारे माइस हैं, बहुत सारे माइस, और बहुत सारे तो एक्चुअली क्या है, 70 माइस है, और यहां पर बहुत सारे यानी 40 रैबिट्स हैं, ये बहुत सारे रैबिट हैं, देखना भी सब समझ में आ जाएगा। बहुत सारे माइस हैं, बहुत सारे रैबिट हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा, ये माइस जब रैबिट का फूड खाएगा और जब रैबिट के स्पेस में जाएगा तो कंपटीशन होगा, और ये रैबिट्स जब माइस का फूड खाएंगे, हालांकि दोनों का फूड सेम है, दोनों का फूड तो सेम है, तभी तो कंपटीशन हो रही है। जब ये रैबिट्स माइस की साइड में जाएंगे, उनका फूड खाएंगे, तो कंपटीशन होगा। अब हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है, पर कैपिटा कॉम्पिटिटिव और इनहिबिटरी इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, पर कैपिटा कॉम्पिटिटिव, कैपिटा का मतलब होता है इंडिविजुअल, पर इंडिविजुअल कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, इसका क्या मतलब निकला, आप सोचो। आप एक माइस में कितनी ताकत है कि वो कितने रैबिट्स का फूड खा सकता है, या कितने रैबिट्स का स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, उसे कहेंगे माइस का पर कैपिटा इफेक्ट ऑन रैबिट। और एक रैबिट में कितनी ताकत है कि वो कितने माइस का फूड खा सकता है। एक, दो टीम है, एक फर्स्ट टीम सेकंड टीम, एक टीम का एक मेंबर दूसरी टीम के कितने मेंबर को हरा सकता है, और दूसरी टीम का एक मेंबर पहली टीम के कितने मेंबर्स को हरा सकता है, इसको हम कहते हैं पर कैपिटा। चीज समझ में आई आपको, पर कैपिटा। तो पर कैपिटा इफेक्ट का मतलब है इफेक्ट ऑफ वन मेंबर ऑफ वन स्पीसीज ऑन अदर स्पीसीज, अदर स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज के ऊपर एक मेंबर का कितना इफेक्ट है। अब जिसने ये मॉडल दिया उसने यही पैरामीटर दिए, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अब अल्फा एंड बीटा का क्या मतलब है, अल्फा का मतलब पहली स्पीसीज पर दूसरी स्पीसीज का, यानी ये वास्तव में सेकंड स्पीसीज का कॉन्सेप्ट है, सेकंड स्पीसीज का इफेक्ट है फर्स्ट स्पीसीज पे। एक रैबिट कितने माइस के जितना खाना खा लेगा, और एक रैबिट कितने माइस की जितनी जगह घेर लेगा, उसे कहेंगे अल्फा। देखो, अल्फा इज कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑफ वन रैबिट ऑन माइस पॉपुलेशन, माइस पॉपुलेशन। वन रैबिट को मैं ये कह दूं स्पीसीज 2, ऑन माइस पॉपुलेशन मतलब स्पीसीज 1। सो पर कैपिटा स्पीसीज 2 का फर्स्ट स्पीसीज पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। अब बीटा इसका उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब है कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑफ वन माइस, यानी स्पीसीज 1 ऑन रैबिट पॉपुलेशन, रैबिट पॉपुलेशन
यानी स्पीसीज 2। आप इसको ऐसे याद करिए, ऑफ 1 ऑन, मतलब सॉरी, ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1, और इसको ऐसे याद करिए, ऑफ स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 2। उल्टा है ये। अपने को इन जनरल अल्फा बीटा से ये लगेगा कि अल्फा फर्स्ट स्पीसीज का सेकंड पे इफेक्ट है और बीटा सेकंड स्पीसीज का फर्स्ट पे है। अल्फा फर्स्ट स्पीसीज का इफेक्ट नहीं है, फर्स्ट स्पीसीज पर इफेक्ट है। किसका होगा? सेकंड का होगा। ऐसे ही बीटा सेकंड पर नहीं है, सेकंड का है, सॉरी सेकंड पर है। ठीक है, अब अल्फा एंड बीटा का एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं तो हमको कुछ और चीजें भी समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि एक रैबिट 2 माइस के जितना खाना खा लेता है और एक रैबिट 2 माइस के जितनी जगह घेर लेता है, तो आप क्या कहोगे कि एक रैबिट का इफेक्ट जो है 2 माइस के जितना है। तो अल्फा की वैल्यू मान लीजिए 1 है, सॉरी 2 है। एक रैबिट 2 माइस के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? 1 रैबिट इक्वल्स टू 2 माइसेस। और एक बार ये मानो कि एक माइस है, वो आधे रैबिट के जितना ही फूड खा पाएगा, यानी एक रैबिट जितना खा सकता है उसका आधा फूड खा पाएगा। एक रैबिट 1 केजी ग्रास खा लेगा तो माइस हाफ केजी खा पाएगा। तो माइस का इफेक्ट कितना आया? 0.5। इट मींस 1 माइस इक्वल्स टू 0.5 रैबिट, हाफ रैबिट। ये हो गया इफेक्ट। यहां से देखो, यहां से हमें एक और चीज का कैलकुलेशन इजीली समझ में आएगा। क्या? देखिए, हमने कहा कि इस हैबिटाट में टोटल माइस है 70 और टोटल रैबिट है वो है 40। अगर एक रैबिट 2 माइस के बराबर है तो 40 रैबिट कितने माइस के बराबर हुए? 80 के। अगर मैं ये कहूं कि एक माइस 0.5 रैबिट के बराबर है तो 70 माइस है टोटल, वो कितने रैबिट के बराबर हुए? 35 के। इसका मतलब मैं यहां से एक चीज कैलकुलेट कर सकता हूं, वो ये है कि टोटल इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1, ध्यान से समझ लीजिए इसको। अगर एक रैबिट अल्फा इफेक्ट डालता है तो टोटल 40 रैबिट्स यानी N2 कितना इफेक्ट डालेंगे? तो ये क्या हो गया? टोटल इफेक्ट। इसी तरीके से दूसरा देखो, टोटल इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 2। यदि एक माइस बीटा इफेक्ट डालता है तो 70 माइस कितना इफेक्ट डालेंगे? बीटा इंटू 70 यानी N1। ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई? टोटल इफेक्ट। वापस समझ लो इसको, यही चीज कंफ्यूज करती है। हमने कहा कि एक रैबिट 2 माइस के जितना फूड खा लेता है, तो यहां टोटल कितने रैबिट है? 40। तो 40 रैबिट कितना फूड खाएंगे? 80 माइस के जितना। 40 क्या है? N2 है ना। तो एक रैबिट का इफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई टोटल रैबिट का इफेक्ट, तो अल्फा N2 आ जाएगा और इसी तरीके से बीटा N1 आ जाएगा। ये दो चीजें हमें याद रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई जब दोनों स्पीसीज एक साथ हैं तो उनकी ग्रोथ रेट कैसे मॉडिफाई होती है? व्हेन बोथ स्पीसीज आर लिविंग टुगेदर and having competitive effect
their growth rate would be, कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। देखो, फॉर स्पीसीज 1 आपको एक सिंपल सा चेंज करना पड़ेगा। स्पीसीज 1 की अपनी ग्रोथ रेट कितनी है? स्पीसीज 1 की अपनी ग्रोथ रेट है dn1 बाई dt इक्वल्स टू rn n1 k1 माइनस n1 डिवाइडेड बाई k1। ये खुद की स्पीसीज है ना, खुद की ग्रोथ रेट है। अब स्पीसीज 1 के ऊपर दूसरी स्पीसीज का इफेक्ट आएगा तो उसकी ग्रोथ रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? 70 माइस अपना फूड तो खा रहे हैं, और अब ये जो 40 माइस है ये भी इनका फूड खाने लगे। 70 माइस अपनी कैरिंग कैपेसिटी को तो कम कर रहे थे, और ये 40 माइस भी अब इसी कैरिंग कैपेसिटी को कम करने लग गए। चीज समझिए आप, 100 लोगों का खाना है और 100 लोगों के खाने में खाना बनाया, 70 लोगों को इनवाइट किया, तो 70 लोग तो आके वो खाना खाने लग गए, पर कुछ 40 लोग नॉन इनवाइटेड थे, वो भी आने लग गए, तो 100 लोगों का जो खाना बनाया था वो कम करेंगे वो लोग। इसलिए जो ये मैंने लिखा k1 माइनस n1, इट मींस कि n1 70 माइस अपनी कैरिंग कैपेसिटी तो कम करने में लगे हुए थे, और अब अल्फा n2 इफेक्ट के साथ रैबिट भी उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम करने लग गए। पीछे बनाया ना अपन ने अल्फा n2 कैसे आया, एक रैबिट का इफेक्ट अल्फा, तो टोटल n2 रैबिट का इफेक्ट अल्फा n2, ये भी तो उसी कैरिंग कैपेसिटी में से कम होगा, तभी तो लड़ाई हो रही है। अगर ये इफेक्ट ही ना पड़ता तो लड़ाई नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता। और कंपटीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपटीशन में हम स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहे हैं। अब इसी तरीके से आप सोचिए कि फोर स्पीसीज टू कैसे चेंज होगा? स्पीसीज 2 का अपना खुद का ग्रोथ तो ऐसे था, R2N2 K2 माइनस N2 डिवाइडेड बाई K2। 40 रेबिट अपना खाना खा रहे थे और 70 माइस आए और वो भी उनके खाने में से उनका खाना कम करने लग गए, तो रिमेनिंग रिसोर्सेज में से बीटा N1 इफेक्ट के साथ, इफेक्ट भी तो डालना पड़ेगा ना, इतने इफेक्ट के साथ में 70 माइस हैं वो खाना कम करने लग गए। अब ये दो चीजें जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। वापस सुन लो ध्यान से कि जब दोनों स्पीसीज एक साथ रहती हैं तो स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी मान लो 100 है, और 100 में से 70 मेंबर्स ऑलरेडी वहां पे हैं, तो वो जो दूसरे वाले स्पीसीज है ना वो इसके ऊपर इफेक्ट डालना चालू कर देते हैं। इसे हम कहते हैं लोटका वोल्ट्रा कंपटीशन इक्वेशन, जब दो स्पीसीज एक साथ रहती है। ये ध्यान रखना आप, बस ये क्या है? ये है इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन के ऑफ स्पीसीज 1, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज 1। और ये क्या है? ये है इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन के ऑफ स्पीसीज 2। वो मैटर करेगा कि कौन सा ज्यादा इफेक्ट डालता है। भाई रैबिट ज्यादा बड़े हैं तो वो ज्यादा इफेक्ट डालेंगे, माइस छोटे हैं वो कम इफेक्ट डालेंगे, बट डालेंगे ना एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट, बस वही लिखा अपन ने यहाँ पे। सो ये हुआ हमारे पास में सिंपल सा इक्वेशन। अभी और बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है, सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे, आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। अब एक और चीज आपको बताता हूं, ये जो इफेक्ट्स है आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मान लो ये ग्राफ लिया अपन ने, और क्योंकि हमने तो दोनों की कैरिंग कैपेसिटी सेम मानी है ना, 100 मानी है, तो एक ही लाइन में अपना काम चल जाएगा।
ये k है, दोनों की ही 100 है इसलिए अपन ने एक बार लिख लिया ऐसे। n1 कितनी है 70, तो हमने कहा भाई n1 70 है। n2 कितनी मानी हमने 40, लेट से ये कितनी है n2 40। इतना काम हुआ हमारा। अब 70 के ऊपर इस 100 वाली लाइन तक ये कैरिंग कैपेसिटी किसकी है, माइस की। यानी एक तरीके से इस पे किसका अधिकार है, इस पे किसका हक है, माइस का, स्पीसीज 1 का। और 40 के ऊपर इस लाइन तक की जो कैरिंग कैपेसिटी है उस पे किसका हक है, रैबिट का। पर हो क्या रहा है, ये माइस सारे के सारे मिलके इसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहते हैं बीटा N2, यानी बीटा इफेक्ट के साथ N2 N1 सॉरी बीटा N1, बीटा इफेक्ट के साथ N1 यानी 70 मेंबर्स रैबिट की कैरिंग कैपेसिटी कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो 40 रैबिट्स है ये क्या कर रहे हैं, ये इनकी कैरिंग कैपेसिटी कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्फा इफेक्ट के साथ N2 मतलब 40 मेंबर्स मिलके दूसरे की कैरिंग कैपेसिटी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास केवल 100 है, यानी 100 माइसेस का खाना है। हम ये चाहते हैं कि इसको रैबिट खाए, इसको रैबिट खाए, N2 रैबिट खाए। तो कितने रैबिट सफिशिएंट है। एक मैं सिंपल सी एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है वो लेट सपोज कि 100 लोगों का खाना बनाया, 100 प्लेट मंगाई, 100 प्लेट्स खाने की। और अब हमने कुछ ऐसे स्पेशल लोगों को इनवाइट किया जो हर व्यक्ति 2 प्लेट खा सकता है। हमारे पास एक तो ऐसे लोग हैं जो एक एक प्लेट खा सकते हैं, बस उसके बाद उनका पेट भर जाएगा। तो 100 लोगों के लिए 100 प्लेटें आ गई। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 प्लेट खा सकते हैं। तो ऐसे कितने लोग सफिशिएंट है कि वो 100 प्लेट को खत्म कर दे। 50 लोग सफिशिएंट है ना। ये 50 क्या है, ये 50 उन लोगों का नंबर है जो 100 लोगों के बराबर है। ध्यान से समझिए। तो हमें यहां पर अभी 2 कॉन्सेप्ट समझने हैं। कौन से कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ अपोजिट स्पीसीज how many members of opposite species are required to utilize the carrying capacity of other species। ध्यान से समझिए। मैं एकदम सरल भाषा के अंदर बोलना चाहूं तो आपको यह करना है कि 100 चूहों का खाना खाने के लिए कितने रैबिट सफिशिएंट है और 100 रैबिट का खाना खाने के लिए कितने चूहे सफिशिएंट है। एक वैल्यू होती है K1 बाई अल्फा, K1 बाई अल्फा, यानी कि K1 माइस की कैरिंग कैपेसिटी को अल्फा यानी कि दूसरे स्पीसीज में बांट दो। अब हमने ये माना कि कैरिंग कैपेसिटी K1 है 100 और एक रैबिट का माइस पे इफेक्ट अल्फा है 2, तो ये वैल्यू आई 50। 50 कौन आए, 50 आए रैबिट्स, यानी कि ये क्या आई, ये आई N2। ये 50 रैबिट्स
किसके इक्विवेलेंट है? ये 50 रैबिट्स इक्विवेलेंट है K1 के, हुए ना? तो हम K1 बाई एल्फा को क्या कहते हैं? K1 बाई एल्फा है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्पीसीज 2 यानी N2 इन रिलेशन टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज 1, और शॉर्ट में दैट इज N2 फॉर K1। K1 को खत्म करने के लिए N2 कितना होगा, दूसरी पॉपुलेशन की साइज कितनी होगी? अब जरा एक और कॉन्सेप्ट देखो, यदि मैं K2 बाई बीटा कर दूं, यानी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सेकेंड स्पीसीज को डिवाइड कर दिया बीटा से, फर्स्ट स्पीसीज से के इफेक्ट से, तो ये कितना आएगा? K2 हमने 100 मानी थी पीछे, बीटा हमने 0.5 माना था, हमने कहा था कि एक माइस है वो आधे रेबिट के बराबर है, ये कितना आया? ये आया 200 माइसेस, यानी ये क्या आई? N1 आ गई। ये माइस की पॉपुलेशन साइज तो N1 है, ये किसके बराबर है? K2 के, 100 रेबिट के बराबर है। 100 रेबिट जितना खाना खाएंगे उतना खाना खाने के लिए 200 माइस की जरूरत पड़ेगी। तो हम K2 बाई बीटा को क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्पीसीज 1 दैट इज N1 in relation to the carrying capacity of species 2 that is N1 for K2। K2 को खत्म करने के लिए N1 कितना होगा? वो हो गया हमारे पास में K2 बाई बीटा। इनको वापस से समझ लेना क्योंकि ये ही आपके एग्जाम में भी आते हैं। अब हमें कुछ कंडीशंस लेके चलनी है, कुछ कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहली कंडीशन है कि यदि K1 बाई एल्फा इज ग्रेटर देन K2 बाई बीटा हो तो इसका मतलब रैबिट्स का नंबर, क्योंकि K1 बाई एल्फा क्या है? ये देखो, K1 बाई एल्फा क्या है? ये N2 है, और K2 बाई बीटा क्या है? ये N1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि N2 का नंबर ज्यादा है N1 से, यही तो मतलब हुआ ना इसका। K1 बाई एल्फा N2 है, K2 बाई बीटा N1 है, तो पॉपुलेशन साइज किसकी ज्यादा है? रैबिट की। अगर ऐसी कंडीशन है तो कंपटीशन कौन जीतेगा? रैबिट ज्यादा है, माइस कम है, कंपटीशन कौन जीतेगा? माइस। क्यों? रैबिट ज्यादा है, जल्दी से अपना खाना भी खत्म कर देंगे, माइस का खाना भी खत्म कर देंगे। अब क्योंकि रैबिट को तो ज्यादा खाना चाहिए, तो अब रैबिट को दिक्कत होने लगेगी। रैबिट पॉपुलेशन में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाएगी, आपस में ही लड़ने लगेंगे, इसका फायदा चूहों को मिलेगा और रैबिट हार जाएंगे। जब कभी भी आपको एग्जाम में ऐसे दिया हुआ हो K1 बाई एल्फा इज ग्रेटर देन K2 बाई बीटा, जिसका नंबर कम हो वो स्पीसीज विन होती है, वो स्पीसीज जीत जाती है कंपटीशन। तो आप उनके नीचे पॉपुलेशंस लगा के देख लेना कि K1 बाई एल्फा का मतलब N2, K2 बाई बीटा का मतलब N1। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट निकलेगा स्पीसीज 1 विंस। N1 कम है ना, इसलिए स्पीसीज 1 जीत जाती है। स्पीसीज 1 क्यों जीत जाती है आप दे दीजिए, सिंस स्पीसीज 2
will reach to its carrying capacity soon and starts intra-specific competition। और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा खुद में ही। इसका उल्टा भी तो करो। यदि ऐसा लिखा हो कि K1 बाई एल्फा इज लेस देन K2 बाई बीटा, यानी इस बार N2 कम है, रैबिट का नंबर कम है और माइस का नंबर ज्यादा है। N1 तो माइस स्पीसीज के है ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो कम होगा वो जीतेगा, स्पीसीज टू विंस। कैसे? माइस ज्यादा है तो जल्दी से अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा तो खुद ही लड़ते लड़ते हार जाएंगे। सो अब इसका लॉजिक क्या देंगे हम? सिंस स्पीसीज 1 विल रीच टू इट्स कैरिंग कैपेसिटी soon and starts intra-specific competition। इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन स्टार्ट कर देगी ये, यही होने वाला है, देखना। ठीक है, एक तो ये चीज है। एक एग्जाम के अंदर ये आता है कि इफ एल्फा इज लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या निकालना आपको? एल्फा की वैल्यू 1 से कम है। अभी अपन ने अल्फा 2 माना था। एल्फा की वैल्यू यदि 1 से कम आती है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि जो अल्फा है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अल्फा का मतलब क्या था? रैबिट माइस पर कितना इफेक्ट डालते हैं, एक रैबिट माइस पर कितना इफेक्ट डालता है। जब रैबिट का इफेक्ट यानी अल्फा कम है तो यह माना जाएगा कि माइस का अपने ही ऊपर इफेक्ट ज्यादा है। जब दूसरे वाला हमें कम नुकसान पहुंचा रहा है, इसका मतलब हम अपने आप को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब अल्फा की वैल्यू कम है 1 से, तो मतलब रैबिट की साइड से इफेक्ट कम है, फिर तो माइस में अपना ही इफेक्ट इनहिबिटरी ज्यादा है। अल्फा की वैल्यू यदि 1 से कम आए तो हमें यह मानना है कि स्पीसीज 2 हैज लेस इनहिबिटरी इफेक्ट species 2 has less inhibitory effect on species 1 and species 1 itself has more inhibitory effect on its population। अपनी पॉपुलेशन के ऊपर खुद का इफेक्ट कम है, खुद का इफेक्ट ज्यादा है, यानी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज हाई। एक ऐसा भी तो कंडीशन आ सकता है कि इफ बीटा की वैल्यू 1 से कम है, बीटा इज लेस देन 1। बीटा क्या है? माइस का रैबिट पे इफेक्ट। यदि माइस रैबिट पे 1 से कम इफेक्ट डालते हैं, इसका मतलब रैबिट खुद पे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। जैसा कि हम अपने ही एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक माइस आधे रैबिट जितना खाना खाता है, तो मतलब रैबिट का खाना माइस कम नहीं कर रहे, रैबिट्स अपना खाना खुद ही कम कर रहे हैं। माइस तो 0.5 आधे रैबिट जितना खाना खाएगा, पर एक रैबिट जितना खाना खाएगा, तो जल्दी खाना कौन खत्म करेगा? रैबिट का, रैबिट खुद ही करेंगे ना। सो जब बीटा की वैल्यू
एक से कम आती है, इट मीन्स स्पीसीज 1 हैज लेस इनहिबिटरी इफेक्ट on species 2 and species 2 itself has more inhibitory effect on its population, on its population. इसका मतलब यहां पर भी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, एक अनयूजुअल चीज, इफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा, यानी एक माइस एक रैबिट के बराबर हो जाए। नेचर के अंदर ऐसा होता नहीं है। नेचर में ऐसा नहीं होता कि दो स्पीसीज बराबर लेवल की कॉम्पिटिटर है। कहीं ना कहीं कोई तो स्पीसीज थोड़ी सी कमजोर वीक कड़ी होती है। जैसे दो क्रिकेट की टीम्स है ना, दोनों ने 5-5 बैटर और 5-5 बॉलर ले रखे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों टीम के बैटर्स इक्विवेलेंट हो और दोनों टीम के बॉलर्स इक्विवेलेंट हो। मैच तो कोई एक जीतेगी, और अब डिपेंड करेगा कि दूसरी साइड का कौन सा तो बैटर गलती करता है या कौन सा बॉलर गलती करता है। जो बॉलर ज्यादा पिटा जाएगा उसी की टीम हार जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता कि दोनों बराबर लेवल के कॉम्पिटिटर्स हों तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा वाली कंडीशन नहीं होती है, नेचुरली नहीं पॉसिबल है। बट फिर भी अगर हम रेयर इन द रेयर केस माने तो हम ये कहेंगे कि इस कंपटीशन का क्या इफेक्ट निकलेगा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ऊपर वाले दोनों केस इजी हैं कि जब माइस रैबिट्स के ऊपर इफेक्ट कम डाल रहे हैं तो रैबिट अपने ही इफेक्ट से मारा जाएगा, और रैबिट जब माइस पे इफेक्ट कम डाल रहे हैं तो माइस अपने ही इफेक्ट के कारण मारे जाएंगे। सो ये तो समझ में आ गया। इसमें लिखिए आप, व्हेन बोथ स्पीसीज आर इक्विवेलेंट कॉम्पिटिटर्स, when both species are equivalent competitors, predicting the winner predicting the winner of a competitive interaction requires the knowledge of carrying capacity of both species. जब दोनों इक्वल लेवल की कॉम्पिटिटर हो तो हमें थोड़ा एडिशनल नॉलेज होना चाहिए उनके बारे में कि कौन सी स्पीसीज ज्यादा कॉम्पिटिटर है, कौन सी कैसे है। मोस्ट ऑफ द टाइम जिस स्पीसीज को हैबिटाट सपोर्ट करे वही स्पीसीज ज्यादा विनर होती है। जैसे मान लो कि हमने दो अलग अलग स्पीसीज को एक गार्डन में लाके छोड़ दिया, अब ये गार्डन जिसे सपोर्ट करेगा ज्यादा चांस उसी के जीतने के हैं। हैबिटाट यदि सपोर्ट करने लग जाए तो इससे बड़ी तो बात ही क्या हो सकती है। एक लाइन लिखिए, इन जनरल द स्पीसीज फॉर विच इन जनरल the species for which carrying capacity of habitat is more carrying capacity of habitat is more will survive and win the competition, will survive and win the competition, वही स्पीसीज है कंपटीशन जीतेगी। ये हुआ हमारे पास में एक स्टेटमेंट। अब अपन चार पॉसिबल ग्राफ, चार पॉसिबल आउटकम की बात करते हैं। यहां से भर भर के सवाल आते हैं। एक हेडिंग डालिए, पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ लोटका वोल्टेरा कंपटीशन। देखो जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझते जाना, ठीक है।
मान लीजिए कि ये कोई एक ग्राफ लेना अपने को इस तरीके से, दो एक्सिस है, एक है एक्स एक है वाई। एक एक्सिस है वो एक स्पीसीज के लिए है, ये N1 के लिए है और ये N2 के लिए है, लेट सपोज। ठीक है, अब आपको मैं चीज बता रहा हूं क्या है यहां पे, क्या करना अपने को। हमें पहले तो ये देखना है कि N1 की ग्रोथ हैबिटाट में कहां तक पॉसिबल है, यानी चूहे कितने रह सकते हैं उस हैबिटाट में। हमने कहा भाई 100 चूहे रह सकते हैं। इसका मतलब 0 से लेके मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 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 करूं तो मैक्सिमम मैं एक लिमिट तक जा सकता हूं, और उस मैक्सिमम लिमिट का नाम है K1। यानी मैं 100 से ज्यादा दूर तो नहीं जा सकता। सही बात है ना, क्योंकि 100 से ज्यादा को हैबिटाट सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए आप इस एक्स एक्सिस पे कहां तक जा सकते हो, 100 तक। और मैंने एक पॉइंट बना दिया K1, और K1 है 100। क्लियर। अब दूसरा K2 वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम मैक्सिमम कितनी दूर तक ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे 5 मेंबर, 10 मेंबर, 20 मेंबर, 30 मेंबर, 100 मेंबर, ऐसे 50 मेंबर, 100 मेंबर्स। लेट सपोज कि ये पॉइंट है K2। K2 कितना है, 100। क्योंकि हमने क्या माना है कि भाई 100 से ज्यादा तो ग्रोथ होनी नहीं चाहिए, 100 से ज्यादा रैबिट नहीं हो सकते, क्योंकि 100 इज द लिमिट ऑफ हैबिटाट। क्लियर है, ध्यान से सुन लेना। अब इस हैबिटाट में 100 माइस रह सकते हैं, 100 चूहे रह सकते हैं, तो हम एक्स एक्सिस पे 100 तक तो आराम से चूहों की ग्रोथ एज्यूम कर सकते हैं। सपोज कि वहां पर 70 चूहे हैं, 100 से कम है, तो पॉइंट इधर बनेगा। इसको मैं K2 बाई बीटा लिख सकता हूं, क्योंकि K2 बाई बीटा क्या होता है, K2 बाई बीटा इज एक्चुअली द N1 फॉर K2। ये मान लो मैंने माना 70 है, 100 से कम है K2 बाई बीटा। सपोज अब रैबिट का नंबर 110 हो गया, रैबिट अपनी कैरिंग कैपेसिटी से पार चले गए, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा K1 बाई अल्फा। ये क्या है, ये N1 ही है, सॉरी N2 है, ये K1 बाई अल्फा। मतलब 110 खरगोश रैबिट के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, हो तो गए ना इतने। ये 110 खरगोश क्या खाएंगे, K1, मतलब ये K1 को यूटिलाइज करेंगे। और ये जो 70 है माइस, ये क्या यूटिलाइज करेंगे, ये K2 को यूटिलाइज करेंगे। तो थोड़ा ग्राफ एक ढंग का सा बना लीजिएगा। ये K1 बाई अल्फा का ग्राफ K1 को टच करना चाहिए, और K2 बाई बीटा का ग्राफ K2 को टच। इसका मतलब क्या है कि 70 माइस K2 यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाइन मिला दी। सिमिलरली N2 110 रैबिट K1 को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन मिला दी नीचे। आपके सामने जब कभी भी ऐसा ग्राफ आए तो आपको क्या करना है वो सुन लो ध्यान से। सबसे पहले आपको एक्स और वाई एक्सिस को रीड करना है, और ये देखना है कि कौन सी स्पीसीज अपनी लिमिट के अंदर है, कैरिंग कैपेसिटी के नीचे है, और कौन सी स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी को पार कर गई। मैक्सिमम 100 होने चाहिए थे, 110 है। मैक्सिमम 100 होने चाहिए थे, 70 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि N2 अपनी बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी है। फिर यहां पर दो एरिया बनते हैं। एक तो देखो ये एरिया है, ये वाला दिख रहा है, ये इस पूरे एरिया को मैं ए लिख देता हूं, और एक ये एरिया है, ये पूरा का पूरा, इसको मैं बी लिख देता हूं। समझ गए आप। अब हमें यह पूछा जाता है कि ए एरिया के अंदर कौन सी स्पीसीज ग्रो कर सकती है। ए एरिया में, ए एरिया की लिमिट देखो, ए एरिया यहां 0 से लेके यहां तक और यहां तक है, एक ट्रायंगल बन रहा है ना ए एरिया। आप दोनों एक्सिस रीड करो, क्या
एक्स एक्सिस पर ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, यहां तक स्पीसीज 1 ग्रोथ कर सकती है। स्पीसीज 1 तो इसके आगे भी ग्रोथ कर सकती है, अभी आगे की बात नहीं करनी, यहां तक ग्रोथ कर सकती है ना। इसका मतलब इस एरिया में अगर हम K2 बाई बीटा तक जाएं तो स्पीसीज 1 की ग्रोथ आराम से होगी। अब जरा वाई एक्सिस को देखो, यदि मैं वाई एक्सिस पर आगे बढ़ूं ऐसे, तो आगे बढ़ते 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 K2 तक तो जाने की परमिशन है ही ना भाई, कैरिंग कैपेसिटी तक तो हो ही सकता है ना। इसका मतलब ए एरिया के अंदर बोथ स्पीसीज कैन ग्रो, दोनों स्पीसीज ग्रो कर सकती है। अब बी एरिया की बात करो, बी एरिया K1 और K1 बाई अल्फा तक है, उस लाइन की बात करना है। क्या स्पीसीज 1 70 के बाद में 100 तक जा सकती है? जा सकती है, क्योंकि लिमिट 100 तक है, ये तो 70 पे है। इसका मतलब बी एरिया में स्पीसीज 1 तो ग्रो कर सकती है, पर क्या स्पीसीज 2 को 110 तक जाने की परमिशन थी? नहीं थी। स्पीसीज 2 को तो 100 तक जाने की परमिशन थी, तो ये अपनी परमिशन से बाहर चली गई ना। इसका मतलब जो बी एरिया में है, वो बी एरिया में ओनली स्पीसीज 1 कैन ग्रो, यही स्पीसीज ग्रो कर सकती है क्योंकि इसी को परमिशन है। तो इस ग्राफ का रिजल्ट क्या निकला? इस ग्राफ का रिजल्ट निकला स्पीसीज 1 विंस एंड स्पीसीज 2 एलिमिनेट्स। बस एक चीज बताता हूं आपको जहां दिमाग नहीं लगाना है, ये जो दो लाइनें हैं ना, इन दोनों लाइनों पर कहीं पर भी एक पॉइंट बनाएंगे, कहीं पर भी, जैसे यहां बनाया, और इस लाइन में कहीं पर भी एक पॉइंट बनाएंगे, यहां बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों लाइनों पर दोनों स्पीसीज जो है, उन एक एक स्पीसीज के लिए होती है ग्रोथ रेट। बाहर वाली लाइन जो है, वो बाहर वाली लाइन कौन सी कैरिंग कैपेसिटी को टच कर रही है? K1 को। तो जो बाहर वाली लाइन है वो D1 बाई dt की होती है, यानी फर्स्ट स्पीसीज की होती है, और यहां ग्रोथ 0 आती है। आपको याद ही करना है, आप लाइन देखना कि वो लाइन कौन सी कैरिंग कैपेसिटी के लिए है। एक तरफ तो K1 के लिए है, दूसरी तरफ K1 बाई अल्फा के लिए है, उसके लिए नहीं देखना, K1 के लिए। अब दूसरी लाइन, नीचे वाली लाइन को देखो, नीचे वाली लाइन K2 को टच कर रही है ना, तो ये दूसरी स्पीसीज के लिए है dN2 बाई dt, और dN2 बाई dt के लिए है, यहां भी 0 ग्रोथ रेट आएगी। ये याद कर लो बस। ये हुआ पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ देखो, दूसरे ग्राफ में हम एक उल्टा काम करते हैं, ये N1 का है, ये N2 का है। हमें ग्राफ में एक्स एक्सिस पर माइस स्पीसीज को परमिशन है कि वो K1 बराबर 100 तक जा सकती है, 100 मेंबर्स। पर इस बार इसने क्या किया, अपने मेंबर्स को बढ़ा लिया, और अपने मेंबर्स को बढ़ा के इसने कितना कर लिया, मान लो 110 कर लिया। इस बार ये अपनी कैपेसिटी से बाहर चली गई, ये तो हो गया N1। और मान लीजिए कि भाई रैबिट है वो K2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, पर इस बार रैबिट है वो 60 हैं, यानी कि K1 बाई अल्फा ये अपनी कैरिंग कैपेसिटी के नीचे है, उल्टा कर लिया उसका। अब ये जो K1 बाई अल्फा है वो किसको यूटिलाइज करेंगे? वो K1 को यूटिलाइज करेंगे। और ये जो K2 बाई बीटा है वो किसको यूटिलाइज करेंगे? K2 को। K2 बाई बीटा कौन है? माइस की पॉपुलेशन। किसको यूटिलाइज करेगी? रैबिट की कैरिंग कैपेसिटी को। K1 बाई अल्फा कौन है? रैबिट की पॉपुलेशन। किसको यूटिलाइज करेगी? माइस की कैरिंग कैपेसिटी को। तो ग्राफ ऐसे हो गया, ये हो गई N2 हमारी इस बार। अब वापस वही दो एरिया बनते हैं, और दोनों एरिया में देखो हमें कहां तक जाने की परमिशन है, यानी स्पीसीज को कितना ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी, परमिशन है। माइस को देखो, माइस 0 से लेकर के यदि K1 तक जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब इस एरिया में माइस ग्रो कर सकते हैं। और यदि रैबिट K2 तक जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तो K1 बाई अल्फा तक ही है,
So in this case we can say that both species can grow. दोनों स्पीसीज ग्रो कर सकती हैं. अब बात आती है सेकेंड एरिया की. एक्स एक्सिस पर स्पीसीज 1 के लिए लिमिट है 100 और ये जबरदस्ती 100 को क्रॉस करके 110 तक जा रही है. वाई एक्सिस पे रैबिट के लिए लिमिट है K2, अभी तो ये 60 है, तो इसका मतलब यहां पर तो ग्रोथ पॉसिबल है, पर इस साइड एक्स एक्सिस पे ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. कौन सरवाइव करेगा? ओनली स्पीसीज 2 कैन सरवाइव. फिर लाइन देखो कौन सी किसको टच कर रही है. इस बार बाहर वाली लाइन किसको टच कर रही है? K2 को. तो बाहर वाली लाइन जो है वो बनेगी किसकी? dN2 बाई dt की, और ये ग्राफ आता है, मतलब ये वैल्यू आएगी जीरो ग्रोथ की. नीचे वाली लाइन किसको टच कर रही है? K1 को टच कर रही है, ये है dN1 बाई dt की, और ये भी आएगी जीरो. ये मान लो एक बार इतनी आती है. ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला? स्पीसीज 2 विंस, क्योंकि स्पीसीज 2 कहां है? कैरिंग कैपेसिटी के नीचे. स्पीसीज 2 विंस एंड स्पीसीज 1 एलिमिनेट्स. ये याद रख लेना. नाउ थर्ड ग्राफ. ये जो दो ग्राफ थे इसमें तो क्या हुआ था कि एक स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर थी और दूसरी ने अपनी कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस किया. अब अपन एक सिचुएशन ऐसी लेते हैं, जहां दोनों ही स्पीसीज अपनी अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है. देखते हैं क्या होता है. मैक्सिमम K1 हो सकता है 100, बट माइस है वो है K1 K2 बाई बीटा. लेट सपोज कि ये 60 है, अभी तो से कम है. ये तो हो गया N1. लेट सपोज कि K2 हो सकता है 100, बट K1 बाई अल्फा यानी रैबिट्स है वो 70 ही है. कम ही है ना, दोनों अपनी अपनी कैरिंग कैपेसिटी से. कौन किसको यूटिलाइज करेगा वो फिक्स है. ये 70 रैबिट्स K1 यानी कि माइस के फूड को, माइस के रिसोर्स को यूज करेंगे, और ये जो K2 बाई बीटा है 60 रैबिट माइस, ये किसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? रैबिट की कैरिंग कैपेसिटी. ऐसा ग्राफ आएगा. अब तो इस बार 3 एरिया बने अपने पास, ABC. फर्स्ट ऑफ ऑल ए एरिया को देखो कहां से कहां तक क्रॉस कर रहा है. ए एरिया की लिमिट ये है इस बार, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस पे. क्या 0 से लेकर 60 तक माइस की पॉपुलेशन की पॉसिबल है ग्रोथ? बिल्कुल है. क्या 0 से लेकर 70 तक रैबिट की ग्रोथ पॉसिबल है? बिल्कुल है. तो हम कहेंगे बोथ स्पीसीज कैन ग्रो. सिंपल. अब बी एरिया को देखो, लिमिट है 100, तो अभी बी एरिया में रैबिट्स की ग्रोथ 100 तक जा सकती है ना? बिल्कुल जा सकती है. तो इसका मतलब बी एरिया में स्पीसीज 2 कैन ग्रो. ओनली स्पीसीज 2, क्योंकि इसका तो स्पीसीज 1 से तो कोई लेना देना ही नहीं है, इस एरिया का बना ही नहीं ना, इसमें तो लिमिट तो यहीं खत्म हो गई. अब सी एरिया को देखो, क्या K2 बाई बीटा यानी 60 के बाद 100 तक जा सकते हैं? आराम से जा सकते हैं. तो इसमें ओनली स्पीसीज 1 कैन ग्रो. ठीक है. यहां पर हमारे पास इस ग्राफ के अंदर एक पॉइंट बना है जहां दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं. इस पॉइंट को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट. स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट. स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट रिप्रेजेंट करता है टेम्पररी
कोएग्जिस्टेंस को, कोएग्जिस्टेंस यानी ये वो पॉइंट है जिसमें दोनों स्पीसीज एक साथ रह रही हैं इक्वली कंपीट करते करते। तो ये वाला पॉइंट स्टेबल, नाम से ही स्टेबल है, बट इस पे स्टेबल कोएग्जिस्टेंस नहीं होता। ये ग्राफ समझ में आया? अब बताओ यहां जीतेगा कौन? दोनों तो स्पीसीज अपनी अपनी लिमिट में है, तो हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि भाई कौन सी स्पीसीज जीतेगी? तो इसका आइडिया नहीं लग पाएगा, हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। कौन सी स्पीसीज गलती करती है, अपनी नंबर को अपनी लिमिट से ज्यादा बढ़ा लेती है, वो हार जाएगी, दूसरी जीत जाएगी, ऐसे होगा। तो चलिए एक चीज करते हैं, लिखिए ईदर स्पीसीज 1, ईदर स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 एलिमिनेट्स, या तो विंस लिख लो या एलिमिनेट्स लिख लो। इधर स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 एलिमिनेट्स, दो में से एक हार जाती है। लिखो द स्पीसीज विच हैज, द स्पीसीज विच हैज ग्रेटर इनिशियल abundance, greater initial abundance wins out। एक्चुअली क्या होता है, जो स्पीसीज पहले से थोड़ी ज्यादा है, यानी पहले से मान लो रैबिट ज्यादा है, माइस कम है, तो चांस है रैबिट जीतेंगे। जो ज्यादा नंबर में होगा ना, तो इसका मतलब वो उस एरिया के अंदर वेल स्टैब्लिश्ड है, वो जीतेगा। हम ये बात उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में कर रहे हैं जो कंपटीशन कर सकते हैं। हम आर सिलेक्शन वालों की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे के सिलेक्शन वालों की चल रही है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई स्पीसीज आज आई है और 10 दिन के अंदर उनका नंबर बढ़ जाए। के सिलेक्शन वाले इतनी जल्दी रिप्रोडक्शन नहीं करते। जो स्पीसीज पहले से ज्यादा है, इसका मतलब उसने ज्यादा समय बिताया है उस जगह में, तो जिस स्पीसीज की पहले से अबंडेंस ज्यादा होती है, यूजुअली वो जीत जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इस ग्राफ का एक पॉसिबल रिजल्ट। अगेन मैं कह रहा हूं कि प्रेडिक्ट करना, सही सही प्रेडिक्ट करना थोड़ा कम पॉसिबल रहेगा यहां पे। चलिए आगे बात करते हैं। अब लास्ट ग्राफ, जब दोनों स्पीसीज को उनकी कैरिंग कैपेसिटी से बाहर कर दे, दोनों अपनी लिमिट से बाहर हो गई, ये N2 के लिए, ये N1 के लिए, मैक्सिमम परमिशन है 100 तक जाने की, और यहां भी मैक्सिमम परमिशन है 100 तक जाने की। माइस ने अपना नंबर बढ़ा लिया और बन गए 110। रैबिट ने भी अपना नंबर बढ़ा लिया, लेट सपोज बन गए 115। 100 से ज्यादा है। कौन किसकी कैपेसिटी को यूटिलाइज करेगा वो पता है। K2 को यूटिलाइज करेंगे K2 बाई बीटा, और K1 बाई अल्फा यूटिलाइज करेंगे इस K1 को। वापस से 3 पॉइंट बने, A B C, मतलब 3 एरिया बन गए सपोज। अब बात करते हैं दोनों में। ये रहा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों ही मेंबर्स या दोनों ही स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी के बाहर है। इन दैट केस याद रखना, जैसे मान लीजिए कि 2 घर हैं और दोनों घरों में आपसी रंजिश चल रही है, घर के मेंबर्स आपस में झगड़ते रहते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, एक घर के मेंबर का अपने घर के मेंबर से झगड़ा होता है, दूसरे वाले से बहुत प्यार से रहते हैं, दूसरे के साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी। जब दोस्तों में दुश्मनी हो जाती है तो दुश्मनों से फ्रेंडशिप हो जाती है, वो वाली बात है यहाँ पे। रैबिट्स का नंबर ज्यादा हो गया तो रैबिट आपस में लड़ने लग गए। अब उनको लग रहा है कि माइस हमारे अच्छे फ्रेंड है, माइस आपस में लड़ रहे हैं, उनको लग रहा है रैबिट हमारे अच्छे फ्रेंड है। जब तक उन दोनों में अपनी अपनी लड़ाई चल रही है, वो आपस में नहीं लड़ेंगे। जब दोनों स्पीसीज में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन चलता है, तो एक बार के लिए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम होता है। जिस स्पीसीज ने अपनी लड़ाई खत्म कर ली, अब वो दूसरे पे अटैक करेगी।
मतलब जो स्पीसीज पहले अपना कंपटीशन खत्म करेगी वही स्पीसीज जो है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी के नीचे आ जाएगी, और नीचे आएगी तो वो जीत जाएगी। जब ये ग्राफ में कोई स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी से नीचे आ जाएगा तो ये ग्राफ या तो पहले जैसा ग्राफ बनेगा या दूसरे जैसा बनेगा, देख लेना। अभी पहले अपन बात करते हैं ए एरिया की। ए एरिया की मैक्सिमम लिमिट है K1 और K2। K1 और K2 तक तो दोनों ही जा सकते हैं भाई, अपनी 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 कैरिंग कैपेसिटी तक जाने की परमिशन दोनों को है। सो ए एरिया के अंदर वी कैन से दैट बोथ स्पीसीज कैन सरवाइव, दोनों स्पीसीज सरवाइव करेगी, कैन ग्रो। ठीक है। अब सी एरिया, मैंने क्या बोला था अभी कि जब घर में लड़ाई चल रही होती है तो दूसरे अच्छे लगने लगते हैं। इस एक्स एक्सिस पर K1 से आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है माइस को, तो माइस तो यहां ग्रो नहीं कर सकते। पर जब माइस में अपना इंट्रा स्पेसिफिक चल रहा है तो यहां ओनली स्पीसीज 1 कैन सर्व 2 कैन सर्वाइव, ओनली स्पीसीज 2 कैन ग्रो। स्पीसीज 1 इसके ऊपर स्पीसीज ओके 2 कैन ग्रो, यस। पहले वाली के एरिया में दूसरी जाके सरवाइव कर रही है, क्योंकि पहली वालों में तो झगड़ा चल रहा है तो उनके एरिया में दूसरे वाले जाएंगे। सिमिलरली बी एरिया के अंदर रैबिट्स को तो परमिशन नहीं थी, पर यहां पर स्पीसीज 1 कैन ग्रो, ओनली स्पीसीज बोलेंगे, ओनली स्पीसीज 1 कैन ग्रो। ठीक है ये चीज। देन उसके बाद अभी ये भी देख लो कि भाई ये तो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट जिस पे अनस्टेबल या टेम्पररी को एग्जिस्टेंस होगा, इसके ऊपर अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस होता है, को एग्जिस्टेंस। देन नेक्स्ट देखो, ये लाइन है वो K1 को टच कर रही है, तो इस लाइन पे कहीं पर भी dN1/dt लेना है, उसको 0 बोलना है। और ये लाइन K2 को टच कर रही है तो इस लाइन के ऊपर dN2/dt लेना है और 0 करना है। पीछे चलो, इन दोनों में से ये वाली लाइन किसको टच कर रही है? K2 को, तो इसको dN2/dt लेना है और 0 करना है। और ये वाली लाइन K1 को टच कर रही है, इसको dN1/dt लेना है और ये 0 लेना है। ठीक है, ये याद रख लो, ये ऐसे ही लेना है काम में। अभी इस ग्राफ पे बात करते हैं, कौन जीतेगा? वही जीतेगा जो सबसे पहले नीचे आएगा। लिखो इसमें, बोथ स्पीसीज को एग्जिस्ट एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, both species coexist at stable equilibrium point until intra-specific competition stops. Next point. Since both species are beyond their carrying capacity, so both species are beyond their carrying capacity, so there will be intra-specific competition in both species, and the population of both species is limited by intraspecific competition, limited by intraspecific competition. Next point, coexistence is unstable. The species which comes below its carrying capacity first will wins the competition. जो स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी से नीचे आएगी पहले, वही जीतेगी।
तो ये है लोटका वोल्ट्रा मॉडल कंप्लीट। आप ये पढ़ें आराम से, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जल्दी।